कोरोना वायरस वैक्सीन के संदर्भ में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे एक्सटेंडिंग सेफ्टी। एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना और ज़्यादा बढ़ाना, है ना, विस्तार करना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे बात की जा रही है सेफ्टी के विस्तार के लिए, सुरक्षा का विस्तार करना। स्टैगरिंग ऑफ वैक्सीन डोजेस शुड नॉट बी टू मेयरली बाय टाइम। देखो स्टैगर का मतलब क्या होता है, स्टैगर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अरेंज करना। जैसे कोरोना वायरस वैक्सीन की एक डोज आपको अभी लग गई, अब दूसरी वैक्सीन लगेगी आपको 2 महीने या 3 महीने के बाद में। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट किया जाता है ना, ताकि एक तरीके से इसका क्या फ़ायदा होता है, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वैक्सीन को अवेलेबल कराने का। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि स्टैगरिंग ऑफ वैक्सीन, है ना। तो यहाँ पे स्टैगर का मतलब हुआ अरेंज करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए अरेंज करना वैक्सीन को, उसके लिए कहा गया है। तो स्टैगरिंग ऑफ वैक्सीन डोजेस शुड नॉट बी टू बेयर शुड नॉट बी टू मेयरली का मतलब होता है मात्र, बाय टाइम, बाय टाइम का मतलब होता है अपने आप को समय उपलब्ध कराना। कि भाई सरकार क्या कर रही है, वैक्सीन की डोजेस 2 डोज उपलब्ध करा रही है। एक डोज आपको अभी मिल गई, फिर दूसरी डोज आपको 2 महीने या 3 महीने बाद मिलेगी। तो ये जो हम स्टैगरिंग ऑफ वैक्सीन कर रहे हैं, ये मात्र टाइम उपलब्ध कराने के लिए नहीं होना चाहिए, अनटिल मोर डोजेस आर अवेलेबल, है ना। कि भाई जब तक अन्य कोरोना वायरस की जो डोज है हमें, वे जब तक हमें उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक ठीक है स्टैगरिंग ऑफ वैक्सीन जरूरी है। लेकिन सिर्फ स्टैगरिंग ऑफ वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ टाइम को बाय करने के लिए नहीं होना चाहिए ना, कि भाई सिर्फ हम इसलिए स्टैगरिंग ऑफ वैक्सीन कर रहे हैं कि अपने आप के लिए समय उपलब्ध करा सकें। और भी काम है, वो एडिटोरियल बताएगा कि और क्या क्या काम है। परस्यूइंग अ पॉलिसी ऑफ स्प्रेडिंग द इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन। परस्यूइंग का मतलब है फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए, एक ऐसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए। कौन सी पॉलिसी को? स्प्रेडिंग, फैलाने की। किस चीज़ को फैलाने की? द इंटरवल का मतलब है गैप, बिटवीन 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन। कि भाई अभी तक हम क्या देख रहे हैं, केंद्र सरकार, सेंटर, केंद्र सरकार अभी किस पॉलिसी को फॉलो कर रही है? फिलहाल केंद्र सरकार इस पॉलिसी को फॉलो कर रही है कि वो क्या कर रही है कि 2 डोज के बीच का जो इंटरवल है, जो गैप है, उसे और ज़्यादा बढ़ा रही है। तो इस तरह की पॉलिसी फॉलो करते हुए द सेंटर हैज़ नाउ आउटलाइन, केंद्र सरकार ने अब इस बात की रूपरेखा निर्धारित की है ना। आउटलाइन का मतलब एक तरीके की बाउंड्रीज निर्मित की है या रूपरेखा निर्धारित की है। द सेंटर हैज़ नाउ आउटलाइन मोर सीनेरियोज ऑफ सेकेंड डोज डिफरमेंट। अब मतलब कुछ इस तरह की रूपरेखाएं केंद्र सरकार की तरफ से सामने आई हैं कि भाई इस तरह के नज़ारे हमें देखने को मिल सकते हैं। मोर सीनेरियोज ऑफ सेकेंड डोज डिफरमेंट, कि कोरोना वायरस की जो दूसरी डोज है उसमें भी, उसको भी थोड़ा सा टाला जा सकता है। डिफरमेंट का मतलब है टालना, थोड़ी देर के लिए देरी करना, है ना। तो कोरोना वायरस की जो दूसरी डोज है उसे थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता है, या फिर उसमें भी थोड़ी देर की जो है आप कह सकते हो कि एक तरीके की गैप मेंटेन किया जा सकता है ना। वाइल, जबकि लैक्टेटिंग वीमेन का मतलब है यहाँ पे स्तनपान कराने वाली महिलाएं, आर नाउ एनकरेज्ड, कि भाई स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो हैं वे अब एक तरीके से आर नाउ एनकरेज्ड, कि भाई वे प्रेरित हैं, है ना, उनको एनकरेज किया गया है टू गेट वैक्सीनेटेड, कि वे क्या करें, अपना टीका लगवाएं, है ना, कि अपने आप को टीका लगवाएं, टू गेट वैक्सीनेटेड। दोज हु हैव रिकवर्ड, है ना। तो एक और तो ये बात है, दूसरी ओर हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शन, कि जो व्यक्ति इस कोरोना वायरस इन्फेक्शन से रिकवर कर चुके हैं, जो स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं, ऑट टू बी गेटिंग वैक्सीनेटेड 3 मंथ्स हैंस। तो उनका दोबारा से टीकाकरण किया जाना चाहिए, कब? 3 मंथ के बाद में, है ना, अब से 3 मंथ बाद में, है ना। कि दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शन, कि वे व्यक्ति जो कि रिकवर कर चुके हैं, है ना, कोरोना वायरस के संक्रमण से, ऑट टू बी, उनको चाहिए गेटिंग वैक्सीनेटेड, है ना। ऑट टू बी गेटिंग वैक्सीनेटेड का मतलब है उनका टीकाकरण हो रहा होना चाहिए, कब? 3 मंथ्स हैंस, कि भाई अब से 3 महीने बाद। द रिकमेंडेशन अर्लियर वाज 4 to 8 वीक। पहले क्या थी, पहले इस संबंध में क्या सिफारिशें की गई थी, है ना, पहले क्या सुझाव दिए गए थे पूर्व में? वाज 4 to 8 वीक्स। भाई पहले कहा गया था कि भाई जैसे
किसी व्यक्ति को एक तरीके से हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम इन्फेक्शन, कि कोई व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से रिकवर कर चुका है, तो उसके लिए पहले रिकमेंडेशन दिए गए थे कि उसका टीकाकरण होना चाहिए 4 to 8 वीक, है ना, कि भाई पहले 4 से 8 सप्ताह का समय दिया गया था, है ना, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 3 मंथ्स कर दिया, 3 महीने कर दिया। दोज इनोकुलेटेड बट हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव, कि इनोकुलेट का मतलब होता है टीका लगाना, है ना, कि भाई किसी का टीकाकरण कर देना। दोज इनोकुलेटेड बट हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव, कि भाई ऐसे व्यक्ति जिनका टीकाकरण भी, जिनको टीका भी लगाया गया लेकिन जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, बट हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव, है ना, कि भाई टीका लगाने के बाद भी जो कोरोना वायरस पॉजिटिव आए हैं, शुड डिफर देयर सेकेंड डोज, डिफर का मतलब है टालना, है ना, एक तरीके से देरी करना, देयर सेकेंड डोज बाय 3 मंथ्स आफ्टर क्लिनिकल रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जिनको टीका लगाया गया, जिनका टीकाकरण किया गया, इसके बाद भी वे कोरोना वायरस पॉजिटिव आए, तो उन्हें अपने सेकेंड डोज को, है ना, उन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन के सेकेंड डोज को टाल देना चाहिए। कब तक के लिए, 3 मंथ के लिए, है ना, अब बाय 3 मंथ्स आफ्टर क्लिनिकल रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 से चिकित्सकीय स्वास्थ्य लाभ करने के बाद में उन्हें अपनी डोज लेनी चाहिए 3 महीने, दूसरी डोज जो है उन्हें लेनी चाहिए 3 महीने बाद। द रिकमेंडेशंस फॉलो फ्रॉम अर्लियर वंस, द recommendations follow from earlier ones that advise increasing the interval from 12 to 16 weeks for कोविशील्ड। तो ये जो सिफारिशें हैं, ये सिफारिशें पूर्व की जो हमारी सिफारिशें हैं ना, उन्हीं का अनुसरण करती हैं। उन पूर्व की रिकमेंडेशंस में इस बात की एडवाइस दी गई है, इंक्रीजिंग द इंटरवल को बढ़ाने की, ये जो गैप है ना, इस गैप को बढ़ाने की जो है सिफारिशें दी गई है ना, फ्रॉम 12 to 16 वीक्स फॉर कोविशील्ड, कि भाई जो 12 से पहले क्या था कि भाई 12 वीक के लिए कहा गया था, है ना, उसको कहा गया है कि उसे 12 से 16 वीक कर दिया जाए, किसके लिए, कोविशील्ड के लिए, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए। और ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ना, इसी के बारे में आगे कहा गया है द मोर वाइडली अवेलेबल वैक्सीन, कि ये जो कोविशील्ड है ये मतलब बहुत ही विस्तृत रूप से अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन अवेलेबल है वो यही अवेलेबल है, कोविशील्ड। बट देर आर 2 अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड दीज रिकमेंडेशंस, ये जो भी सिफारिशें वैक्सीन्स के संदर्भ में दी जा रही हैं, इनके अंडरलाइंग का मतलब है निहित होना, छिपा होना, है ना, प्रिंसिपल्स, है ना, कि भाई 2 मुख्य सिद्धांत हैं ये जो सिफारिशें दी गई हैं इनके पीछे। द फर्स्ट बीइंग अ वैक्सीन शॉर्टेज, पहली बात तो है, पहला सिद्धांत तो वो है कि भाई ये जो भी कहा जा रहा है ना कि भाई इतना गैप कर दो, इतना गैप कर दो, है ना, तो इसलिए कहा जा रहा है, वो पहला कारण तो उसका है कि वैक्सीन की कमी होना, वैक्सीन की शॉर्टेज होना। अंटिल अर्ली अप्रैल, कि इस साल के अप्रैल के शुरुआती कुछ दिनों तक इंडिया हैड अ वेरी डिफरेंट स्कीम फॉर इट्स वैक्सीनेशन रोल आउट। यहाँ रोल आउट का मतलब है एक तरीके से कोई प्लान है, सरकार उसको पब्लिक के लिए लेके आती है ना, तो उसको बोलते हैं रोल आउट। इंडिया हैड अ वेरी डिफरेंट स्कीम फॉर इट्स वैक्सीनेशन रोल आउट। तो अप्रैल के शुरुआती कुछ दिनों तक भारत का टीकाकरण का ये जो प्रोग्राम है ना, इसकी इससे जुड़ी हुई जो स्कीम है ना, कुछ और ही स्कीम थी, मतलब भारत के पास वैक्सीनेशन रोल आउट को लेके कुछ अलग ही स्कीम थी। इंडिया हैड अ वेरी डिफरेंट स्कीम फॉर इट्स वैक्सीनेशन रोल आउट, appearing to take stock of availability as well as prioritizing those at greater risk disease। अब देखो, पहले अभी तक अपीयरिंग टू टेक स्टॉक, भाई भारत सरकार जो है, भारत की अप्रोच जो है ऐसी प्रतीत हो रही थी टू टेक स्टॉक ऑफ अवेलेबिलिटी, कि भारत क्या कर रहा था, भारत सरकार क्या कर रही थी कि जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, है ना, उनका निरीक्षण किया जाए, उनको ऑब्जर्वेशन किया जाए कि भाई हमारे पास कितना भंडार उपलब्ध है, एज वेल एज साथ ही साथ प्रायोरिटाइजिंग दोज, साथ ही साथ उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए एट ग्रेटर डिसीज रिस्क, जो कि जिनको कि खतरा ज़्यादा है,
जिनको कि बीमारी की चपेट में आने का खतरा ज़्यादा है उनको प्राथमिकता दी जाए। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अप्रैल तक हमारी अप्रोच कुछ और थी, अप्रैल तक हमारी अप्रोच कुछ और ही थी वैक्सीनेशन प्लान को लेके। हम ये देख रहे थे कि हम हमारे स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहे थे और साथ ही साथ उन लोगों को प्राथमिकता दे रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क जोन में है, जो डेंजर जोन में है ना। इट वॉज द फेरोसिटी ऑफ द सेकेंड वेव। फेरोसिटी का मतलब होता है बहुत ही आक्रामकता, बहुत ही प्रचंडता, कि भाई जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है ना की प्रचंडता थी, दैट कॉस्ट, जो कि कारण बनी, कोरोना वायरस की दूसरी लहर की प्रचंडता थी जो कि कारण बनी किस चीज़ का, द गवर्नमेंट टू पैनिक, कि भाई जिसके चलते क्या हुआ, सरकार जो है पैनिक मोड में आ गई, सरकार जो है घबरा गई, एंड फ्री अप वैक्सीन सप्लाई। और फिर सरकार ने क्या किया कि ये जो वैक्सीन की सप्लाई है ना, इसको बिल्कुल फ्री कर दिया है ना सभी के लिए। अप्लाइंग, अप्लाई का मतलब है इस बात को अप्लाई करते हुए, इस बात को लागू करते हुए, अ टू ईच हिज ऑन अप्रोच। इसके बाद में सरकार इस दृष्टिकोण को लेके आई, इस अप्रोच को लेके आई, टू ईच हिज ऑन। देखो, टू ईच हिज ऑन का मतलब होता है, अगर इस अप्रोच की हम बात करते हैं ना, टू ईच हिज ऑन, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को चॉइस का अधिकार है ना, कि भाई व्यक्ति अपनी प्रेफरेंस है ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है और हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रेफरेंस को, अपनी अपनी प्रायोरिटी को अपने हिसाब से तय कर सकता है। तो वैक्सीन के मामले में भी सरकार ने इस अप्रोच को अपनाया है ना, टू ईच हिज ऑन, कि भाई एक तरीके से सरकार ने कहा कि भाई आप जो है अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो है ना, कि भाई आपको क्या करना है, वैक्सीन लगवानी है, नहीं लगवानी है, किसको क्या करना है ना। तो ये अप्रोच फिर सरकार ने अपनाई है ना। वाइल दिस बेनिफिट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द प्रिविलेज्ड, कि एक तरीके से ये जो अप्रोच है ये फ़ायदा प्रदान करती है। फ्रैक्शन का मतलब है समूह, ग्रुप, ऑफ प्रिविलेज्ड, यानी कि प्रिविलेज का मतलब है कुछ, मतलब ऐसे लोग जिनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो है ना, उनको बोलते हैं प्रिविलेज्ड। तो वाइल दिस बेनिफिट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द प्रिविलेज्ड है ना। तो कुल मिला के डिटेल कहता है कि भाई इसके माध्यम से, इस अप्रोच के माध्यम से कुछ लोगों को कह सकते हो आपकी फ़ायदा मिलता है। इट हैज़ नॉट इम्प्रूवड एक्सेस एज सीन बाय द, इट हैज़ नॉट इम्प्रूवड एक्सेस, लेकिन एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो अप्रोच है ना, मतलब इसके माध्यम से पहुंच नहीं बढ़ी है ना, एक्सेस का मतलब पहुंच, एज सीन, जैसा कि देखा गया, बाय द स्टेगनेशन, स्टेगनेशन का मतलब होता है ठहराव है ना, रुक जाना चीज़ों का, इन डेली इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का मतलब टीकाकरण, एंड अ फॉल इन सेकेंड डोज रिसिपेंट नंबर्स। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इट हैज़ नॉट इम्प्रूवड एक्सेस, कि भाई ये जो अप्रोच हमने अपनाई इसके माध्यम से एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस वैक्सीन जो है उसकी पहुंच नहीं बढ़ी। जैसा कि हमने देखा, क्या देखा, कि जो डेली इनोकुलेशन है, जो डेली टीकाकरण है, उनमें ठहराव हमें नज़र आया है ना, मतलब उनमें एक तरीके से कोई ज़्यादा इस इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया, कि भाई हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया कि हाँ वैक्सीनेशन में ग्रोथ हुई है। एंड अ फॉल इन सेकेंड डोज रिसिपेंट नंबर्स, और एक कमी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। रिसिपेंट का मतलब है प्राप्तकर्ता, कि जो सेकेंड डोज पाने वाले व्यक्ति हैं, सेकेंड डोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी संख्या में भी हमें कमी देखने को मिली। आगे देखते हैं द सेकेंड प्रिंसिपल। तो देखो, दो प्रिंसिपल की हमने बात की थी। पहला प्रिंसिपल तो था कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की शॉर्टेज है। दूसरी इज दैट द टाइमिंग ऑफ द सेकेंड डोज फॉर एन ऑप्टिमल बूस्ट टू द इम्यून सिस्टम इज नॉट क्लियर। टाइमिंग ऑफ द सेकेंड डोज, एडिटोरियल कहता है कि भाई पहली डोज के बाद सेकेंड डोज का टाइम क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है हमें। द सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट टाइमिंग ऑफ द सेकेंड डोज फॉर एन ऑप्टिमल बूस्ट, ऑप्टिमल बूस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा, ऑप्टिमल बूस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा टू द इम्यून सिस्टम, कि भाई व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है, उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, इसके लिए सेकेंड डोज का टाइम क्या होना चाहिए, ये क्लियर नहीं है, इज़ नॉट क्लियर। अ जनरल पॉलिसी फॉर चाइल्डहुड वैक्सीन्स इन इंडिया इज़, कि भाई एक सामान्य जो नीति है, कि भाई ये जो चाइल्डहुड वैक्सीन, कि भाई ये जो एक तरीके से बचपन में जो टीकाकरण किया जाता है बच्चों का, उसके लिए हमारे पास जो सामान्य पॉलिसी है वो क्या है, इज़ अ 4 to 8 वीक इंटरवल। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे को दो वैक्सीन जैसे बच्चे को एक वैक्सीन के 2 डोज देने हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं कि 2 डोज के बीच में 4 से लेके 8 सप्ताह का गैप रखते हैं है ना, यानी कि मैक्सिमम 2 महीनों का।
हाउएवर, हालांकि क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन द यूके, भाई क्या चिकित्सकीय परीक्षण, ट्रायल का मतलब परीक्षण, कि ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसका यूनाइटेड किंगडम में प्रयोग किया गया 18 से 55 साल के व्यक्तियों के बीच में। तो इसके परीक्षण ने ये दिखाया शॉर्ट दैट बाइंडिंग एंटीबॉडीज, की बाइंडिंग एंटीबॉडीज क्या मतलब है बाइंडिंग एंटीबॉडी का, द वंस दैट एक्चुअली ब्लॉक वायरसेस, कि मतलब ऐसी बाइंडिंग एंटीबॉडीज का मतलब है बांधने वाली एंटीबॉडी। इस क्या काम होता है इसका, ये जो बाइंडिंग एंटीबॉडीज होती हैं यह वास्तव में जो है क्या करती है, वायरस को ब्लॉक करती है, वायरस को रोकने का काम करती है। तो बाइंडिंग एंटीबॉडीज वर नियरली ट्वाइस एज हाई इन दोज हु गोट देयर शॉट्स 12 और मोर वीक्स अपार्ट देन इन डोजेस हैड विद इन 6 वीक्स। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई उन लोगों में ज़्यादा बाइंडिंग एंटीबॉडीज नज़र आई जिनको दूसरा शॉट दिया गया, कब, 12 वीक में या उससे ज़्यादा वीक में, है ना, बजाय उनके देन इन डोजेज हैड विद इन 6 वीक्स। भाई एक तो क्या हुआ कि 6 वीक के अंदर अंदर आपको कोरोना वायरस की दूसरी डोज दी गई, तो आप में उतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नज़र नहीं आई, मतलब आप में एंटीबॉडीज़ का निर्माण कम हुआ बजाय उनके। और जिन व्यक्तियों को दूसरी डोज दी गई 12 वीक के अंतर्गत या फिर उससे ज़्यादा वीक के अंतर्गत, है ना, कि भाई उनको 12 वीक या 12 वीक से भी ज़्यादा वीक के टाइम के बाद दूसरी डोज दी गई, तो उन व्यक्तियों में बाइंडिंग एंटीबॉडीज जो थी वे एकदम डबल थी, वर नियरली ट्वाइस एज हाई इन दोज हु गोट देयर शॉट्स 12 और मोर वीक्स अपार्ट देन इन डोजेस, है ना, तुलनात्मक रूप से हैड विद इन 6 वीक्स, है ना, यानी कि जो लोग जिनको 6 वीक के अंदर अंदर दूसरी डोज दी गई उनमें थोड़ी एंटीबॉडीज़ कम निर्मित हुई बजाय उन लोगों के जिनको 12 वीक लगे या 12 वीक से ज़्यादा टाइम के बाद में दूसरी डोज दी गई, उनमें ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हमें देखने को मिली, बाइंडिंग एंटीबॉडीज़। द वैक्सीन ऑल्सो अपियर टू बी मोर प्रोटेक्टिव इन दोज अबव 18, कि भाई ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन है ना, अपियर्ड टू बी, ऐसा मतलब देखने में आया, मोर प्रोटेक्टिव का मतलब है अधिक सुरक्षात्मक, इन दोज अबव 18, कि वे लोग जो कि 18 से ऊपर की उम्र के हैं उनमें ये जो वैक्सीन है ज़्यादा प्रभावी नज़र आई, विद अ लॉन्गर डोज इंटरवल, कि भाई 18 से ऊपर के व्यक्ति जिनमें जो कोरोना वायरस की जो दूसरी डोज थी उसका इंटरवल भी ज़्यादा रखा गया, विथ अ लॉन्गर डोज इंटरवल। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है उसे कोरोना वायरस की जो है दोनों डोजेस दी गई और वे दोनों डोजेस में जो है लंबा अंतराल रखा गया, और ऐसा करने के बाद में जो है ये वैक्सीन जो है ज़्यादा प्रोटेक्टिव साबित हुई, है ना, ऐसा प्रतीत हुआ। वाइल एंटीबॉडी लेवल्स आर अ की मार्कर ऑफ प्रोटेक्शन, भाई सुरक्षा का मापदंड क्या है ना, मार्कर का मतलब है मापदंड क्या है एक तरीके से, कि भाई आप में कितनी ज़्यादा एंटीबॉडी है, इसी के माध्यम से तो पता लगता है कि भाई आपका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। तो वाइल एंटीबॉडी लेवल, कि भाई एंटीबॉडी का जो लेवल है, वाइल एंटीबॉडी लेवल्स आर अ की मार्कर ऑफ प्रोटेक्शन, कि भाई जो सुरक्षा के मापदंड में क्या आता है वो आते हैं एंटीबॉडी लेवल्स, दे आर नॉट द ओनली वंस। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, सुरक्षा के मापदंडों की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी लेवल्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ इन्हीं से आप नहीं कह सकते, है ना, सिर्फ इन्हीं को आप सुरक्षा का मापदंड नहीं मान सकते कि भाई ठीक है एंटीबॉडी लेवल्स सुरक्षा के मापदंड हैं, लेकिन ये ही नहीं है सिर्फ, इनके अलावा और भी कई बातें हैं जो कि सुरक्षा के मापदंड हैं, दे आर नॉट द ओनली वन, सिर्फ यही नहीं है। सेल बेस्ड इम्यूनिटी, कोशिका आधारित इम्यूनिटी, कोशिका आधारित प्रतिरक्षा, वेयर बाय द इम्यून सिस्टम कन्फर्स लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, वेयर बाय, है ना, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, द इम्यून सिस्टम, कि भाई जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारा, कन्फर का मतलब है प्रदान करता है, लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी, है ना, एक लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा में प्रदान करता है। देखो सेल बेस्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कोशिका आधारित प्रतिरक्षा। इसमें क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है आपको एक लंबी इम्यूनिटी प्रदान करता है ना, इसका भी महत्व है, काउंट्स टू, इसका मतलब है इसका भी महत्व है। गिवन दैट
इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए SARS-CoV-2 हैज़ बीन, ये SARS-CoV-2 है कोविड-19 क्यों, है ना, कोविड-19 को ही बोलते हैं हम SARS-CoV-2 हैज़ बीन। तो ये जो कोविड-19 है ये रही है अराउंड, हमारे आसपास बनी हुई है, रही है अराउंड फॉर लेस देन 20 मंथ्स, है ना, इसको मतलब 20 महीने से भी कम महीने हुए हैं इस बीमारी को, तब से ये बनी हुई है। देयर इज अनसर्टेनिटी, लेकिन अभी तक यह अनिश्चितता है किसके बारे में, अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, कि भाई ये एक तरीके से हम इसके खिलाफ वैक्सीन निर्मित कर रहे हैं, तो ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन मतलब कितने समय के लिए प्रभावी है। भाई ये कोविड-19 है, बिल्कुल नई बीमारी है ना, 20 महीने से ज़्यादा पुरानी ये है नहीं, तो ये है मतलब ये एक अनिश्चितता बनी हुई है कि हम ये जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, है ना, तो ये वैक्सीनेशन कितने समय के लिए काम करेगा, है ना, ये अनिश्चितता बनी हुई है। देयर आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑफ ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास होना, तो इस तरह के केसेस है ना, इस तरह के एक तरीके से आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट आधारित है ना, कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विकास हमें देखने को मिला है, किस चीज़ में, इन्फेक्शंस में। देयर आर आल्सो डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, कि मतलब कई जगह पे इन्फेक्शंस जो हैं वो उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण विकास हुआ है, एज वेल एज डेथ्स, मतलब कई जगह पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में सामने आया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की मृत्युएं सामने आई हैं, इवन आफ्टर अ सेकेंड डोज के बाद भी। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कुछ समझ में आ नहीं रहा अभी तक, मतलब बिल्कुल सही तरह से आप कह नहीं सकते कि आपको दोनों डोज आपको लग भी गई तो ये कितने समय के लिए प्रभावी रहेंगी। क्यों? क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण विकास है ना, इस तरह के केसेस हमारे सामने आए हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में संक्रमण देखा गया और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों की मृत्युएं देखी गई, इसके बाद भी, किसके बाद भी, सेकेंड डोज के बाद भी। दो यद्यपि दे फॉल विद इन इस एक्सपेक्टेड स्टेटिस्टिकल्स बाउंड्री सो फार का मतलब है अब तक, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, सेकेंड डोज के बाद भी लोगों की जो मृत्यु हुई है, सेकेंड डोज के बाद भी लोगों को अगर कोविड-19 का संक्रमण हुआ है तो सिर्फ उतने ही लोगों को हुआ है जो कि हमने मेजर किया था। दे फाल, कि भाई ये जो संक्रमण हुआ है ना ये इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फाल का मतलब होता है गिरना, यहाँ गिरने से मतलब इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, विद इन किसके अंतर्गत, एक्सपेक्टेड स्टेटिस्टिकल्स बाउंड्रीज, कि भाई जो हमने उम्मीद की थी, सांख्यिकीय लिमिट, बाउंड्रीज का मतलब है लिमिट, है ना, सांख्यिकीय लिमिट, कि भाई हमें लगा था, है ना, भाई देखो कोई एक तरीके से आपने क्या किया, नया टीका खोजा, ठीक है ये ज़्यादातर लोगों पे प्रभावी साबित होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन पे ये टीका काम नहीं करेगा। तो हमने क्या किया था, अनुमान लगाया था कि भाई हो सकता है हम 100 लोगों को टीका लगा रहे हैं तो 1 या 2 लोगों पे या 3 लोगों पे टीका काम ना करे, है ना। तो जिन नए, तो इस तो सेकेंड डोज के बाद भी जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है या जो व्यक्ति संक्रमण का शिकार हुए हैं, तो ये इसी लिमिट में आते हैं जो हमने उम्मीद की थी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, दो दे फॉल विद इन एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल बाउंड्री सो फार, कि भाई अब तक तो ये जो संख्या है वह हमारी एक्सपेक्टेड, जो हमने एक तरीके से बाउंड्रीज निर्धारित की थी उसी बाउंड्रीज में है। इट इज़ ओनली मोर इनोकुलेशंस फ्रॉम नाउ, कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण, फ्रॉम नाउ, अब से ज़्यादा टीका लगाना, दैट विल शेड ग्रेटर क्लैरिटी, शेड का मतलब है गिराना, दैट विल शेड ग्रेटर क्लैरिटी, अब यह और ज़्यादा स्पष्टता गिराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि और भी ज़्यादा स्पष्टता अब हमें नज़र आएगी ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, है ना, कि किस हद तक हमारा इनोकुलेशन जो है वो प्रभावी है ना, कि अब से धीरे धीरे मतलब भाई जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्थितियाँ और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इट इज़ ओनली मोर इनोकुलेशन, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो टीकाकरण है फ्रॉम नाउ, अब से, जो कि इस बारे में हमारी क्लैरिटी प्रदान करेंगे, है ना, जो कि इस बारे में स्पष्टता हमें प्रदान करेंगे ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, कि जो वैक्सीन है वह किस डिग्री तक प्रभावी है। पुट टुगेदर का मतलब है कि भाई अगर इन बातों को हम साथ में रखें, दीज रिकमेंडेशंस डू बाय पॉलिसी मेकर्स टाइम टू स्टेगर डोजेस, कि जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं, डू दीज रिकमेंडेशंस डू बाय पॉलिसी मेकर्स टाइम, तो इसके माध्यम से जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक तरीके से टाइम मिल गया है,
टू स्टेगर डोजेस, कि वे क्या कर सकते हैं, कोरोना वायरस की जो डोज हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। स्टेगर का मतलब मैंने आपको बताया था अरेंज करना, है ना। अरेंज करने से मतलब है एक तरीके से कि भाई आपको पहली डोज अब लग गई तो दूसरी डोज आपको कब लगे, 2 महीने बाद लगे या 3 महीने बाद लगे, है ना। तो उसको बोलते हैं स्टेगर कर देना, अरेंज कर देना, है ना। क्यों करते हैं हम स्टेगर का काम, कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण तो ये होता है कि भैया आपके पास वैक्सीन की शॉर्टेज है ना, तो आप क्या करते हो, इसको स्टेगर की प्रक्रिया अपनाते हो आप, है ना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई जो भी सिफारिशें हैं उनके माध्यम से जो हमारे नीति निर्माता हैं, है ना, उनको एक तरीके से टाइम मिल गया है ना, कि वे क्या कर सकते हैं, कोरोना वायरस के डोज को अरेंज कर सकते हैं। कब तक के लिए, अंटिल मोर वैक्सीन्स बिकम अवेलेबल फ्रॉम अगस्त, जब तक कि हमें और वैक्सीन्स उपलब्ध नहीं हो जाती, है ना। अगस्त से जब तक हमें और वैक्सीन्स उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक के लिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक तरीके से टाइम मिल गया है कि वो क्या कर सकते हैं, वैक्सीन की डोजेस को अरेंज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड, है ना, दूसरी ओर अगर हम बात करें, द टोल का मतलब है मरने वालों की संख्या, फ्रॉम इंडिया सेकेंड वेव कंटिन्यूज टू सरपास, कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसके चलते लोगों के मरने की जो संख्या है वह लगातार अधिक बनी हुई है। सरपास का मतलब होता है से अधिक होना। सिमिलर डेली फिगर्स फ्रॉम द यूएस एंड ब्राज़ील, कि भाई कोरोना वायरस के जो मतलब सेम आंकड़े जो कि यूएस और ब्राज़ील से आ रहे हैं उनकी तुलना में भारत में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से मरने वालों की संख्या ज़्यादा बनी हुई है। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैनी इंडियंस हैव स्टिल नॉट बीन एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड का मतलब होता है कि चपेट में आना, के प्रभाव में आना, टू द वायरस एंड न्यूअर थ्रेटनिंग वेरिएंट्स अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना। एडिटोरियल कहता है कि इस बात को ध्यान में रखते हो, किस बात को, कि ज़्यादातर जो भारतीय हैं वे अभी भी, ज़्यादातर जो भारतीय हैं वे कोरोना वायरस के प्रभाव में नहीं रहे हैं, है ना, यानी कि ज़्यादातर भारतीय जो है ना वे कोरोना वायरस के प्रभाव में रही नहीं आए हैं। एंड न्यूअर थ्रेटनिंग वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब है परिवर्तित रूप, यहाँ वेरिएंट से मतलब है कोरोना वायरस का परिवर्तित रूप, थ्रेटनिंग का मतलब है डराने वाला, है ना। एंड न्यू थ्रेटनिंग वेरिएंट्स अबाउंड, और कोरोना वायरस के जो नए परिवर्तित रूप हैं वे बहुत ही प्रचुरता में हैं और वे एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको डरा रहे हैं। देर इज़ नो रीज़न टू बी कॉम्प्लासेंट, तो एडिटोरियल कहता है कि इस बात का कोई कारण नहीं है, देर इज़ नो रीज़न टू बी होना, कॉम्प्लासेंट का मतलब है संतुष्ट, तो एडिटोरियल कहता है कि संतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है कि भाई ज़्यादातर जो भारतीय हैं वे कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोज नहीं रहे हैं, वे उसकी चपेट में नहीं आए हैं, फिर भी एडिटोरियल कहता है कि कोरोना वायरस का परिवर्तित रूप बहुत ही प्रचुर मात्रा में भारत में बना हुआ है, इसलिए संतुष्ट होने का कोई कारण नहीं, देयर इज नो रीजन टू बी कॉम्प्लासेंट, दैट पीपल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर वेव्स, है ना। हमें इस बात के प्रति संतुष्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लोग बाग जो हैं वे सुरक्षित रहेंगे फ्रॉम फ्यूचर वेव्स, कि कोरोना वायरस की मानो अगर तीसरी या चौथी लहर आती है तो उनसे भी वे सुरक्षित बने रहेंगे, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, इस तरह से संतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। हमें वैक्सीनेशन पे फुल कंसंट्रेट करना चाहिए। The aim of vaccine is to prevent severe disease and death। देखो ये जो वैक्सीन है, जो टीकाकरण है, इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है रोकना, किस चीज़ को रोकना, गंभीर बीमारी को रोकना और मृत्यु को रोकना। एंड ऑल पॉलिसी रिकमेंडेशन, और कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हुई जो नीति है उससे जुड़े हुए जो भी सिफारिशें हैं मस्ट बी गियर्ड, उनको इस दिशा में हमें लगाना चाहिए। गियर का मतलब एक तरीके से डायरेक्शन देना, किस ओर, टुवार्ड्स दैट गोल, तो इस गोल को प्राप्त करने के लिए हमारी सारी पॉलिसी रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। किस गोल को प्राप्त करने के लिए, कि भाई हमारा जो मुख्य गोल है वो गोल है कि लोगों को कोरोना वायरस की गंभीर बीमारी से बचाना और कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्यु से लोगों को बचाना। तो जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं उसमें जो भी सिफारिशें हम रखते हैं वे सारी सिफारिशें इस गोल को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। देर इज़ नो रूम, एडिटोरियल कहता है कि इस बात के लिए कोई जगह नहीं है, देर इज़ नो रूम फॉर नी जर्क रिएक्शन। देखो आपके घुटने में झटका लगता है ना, तो आप अचानक से पैर को हिलाते हो। नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी प्रतिक्रिया जो कि
बिना सोचे विचारे दी जाती है। तो एडिटोरियल कह रहा है कि कोरोना वायरस के संदर्भ में हम जो भी नीति बना रहे हैं, है ना, जो भी अप्रोच हम अपना रहे हैं, उसको बहुत सोच विचार कर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। यानी कि एक तरह बिना सोचे विचारे प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। ये एडिटोरियल कह रहा है कि इसका तो जगह ही नहीं है हमारे पास। देयर इज नो रूम फॉर नी जर्क रिएक्शन, कि बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के लिए कोई जगह हमारे पास नहीं है ना, इतना टाइम, इतना गैप हमारे पास नहीं है। दैट कैन कॉम्प्रोमाइज दिस ऑब्जेक्टिव, कि भाई ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये जो हमारा गोल है, क्या है हमारा गोल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 से बचाया जा सके, ये है हमारा गोल, है ना। तो इस गोल में हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़, है ना, कि भाई इस गोल में हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, देयर इज़ नो रूम फॉर नी जर्क रिएक्शन, कि उस तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए कोई जगह नहीं है जो कि हमारे इस गोल के साथ समझौता कर सकती हैं। ये एडिटोरियल फाइनल बात करना चाहता है ना।